क्या हो अगर आपको पता चले कि दुनिया के सबसे असरदार किताबों में से एक, जो पावर, साइकोलॉजी और स्ट्रैटेजी सिखाती है, असल में जानवरों की कहानियों के रूप में छुपी हुई है। आज हम पंचतंत्र की दुनिया में उतर रहे हैं। ये मॉडर्न पावर के लिए एक एंशिएंट गाइड है। नहीं, इसे सिर्फ बच्चों की कहानियों की किताब मत समझिए। लगभग 200 ईसा पूर्व में पंडित विष्णु शर्मा ने इसे लिखा था। तो असल में पंचतंत्र पावर और साइकोलॉजी पर एक 2200 साल पुराना ग्रंथ है। इसका मकसद बड़ा सीधा साधा लेकिन उतना ही गहरा है। ये सिखाना कि इस उलझी हुई और अक्सर धोखे से भरी दुनिया में समझदारी और स्ट्रैटेजी के साथ कैसे जिया जाए। तो इसकी कहानी शुरू होती है एक राजा की, एक ऐसी मुश्किल से जिसका हल निकलना लगभग नामुमकिन था। राजा अमर शक्ति अपने 3 नासमझ और मूर्ख बेटों से तंग आ चुके थे। अब उनके सामने चुनौती क्या थी कि सिर्फ 6 महीनों में इन मूर्खों को राज करने के लायक कैसे बनाया जाए। राजा की निराशा कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा आप उनके इन शब्दों से लगा सकते हैं। अजन्मे, मृत और मूर्ख पुत्रों में पहले 2 बेहतर हैं, जबकि मूर्ख पुत्र तो जिंदगी के अंत तक दिल के लिए एक टॉर्मेंट, एक पीड़ा होते हैं। ये एक ऐसे राजा की गहरी चिंता है जिसके वारिस बिल्कुल नाकाबिल हैं। और इसी निराशा के बीच राजा के सामने एक उम्मीद की किरण आती है। एक बुद्धिमान विद्वान पंडित विष्णु शर्मा, जो एक ऐसी शिक्षा का वादा करते हैं जो किसी भी दूसरी शिक्षा से बिल्कुल अलग है। विष्णु शर्मा का वादा बहुत साहसी था, इतना कि यकीन करना मुश्किल था। उन्होंने राजा से कहा, अगर मैंने 6 महीने के अंदर आपके बेटों को नीति शास्त्र में माहिर नहीं बना दिया तो मैं अपना नाम छोड़ने को तैयार हूं। सोचिए, ये कोई मामूली टीचर नहीं थे, उन्हें अपने तरीके पर अटूट विश्वास था। तो ये नीति शास्त्र आखिर है क्या, जिसमें वो राजकुमारों को माहिर बनाने का वादा कर रहे थे? ये जीवन में समझदारी से आचरण का एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है। और ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि लोगों को समझने, सही दोस्त चुनने, समस्याओं को सुलझाने और धोखेबाजों से भरी दुनिया में आगे बढ़ने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। विष्णु शर्मा की असली प्रतिभा उनके पढ़ाने के तरीके में थी। उन्होंने कहानियों की शक्ल में एक पूरा कोर्स तैयार किया, जिसे ज्ञान की 5 किताबों या तंत्रों में बांटा गया था। ये सचमुच ज्ञान हासिल करने का एक पूरा ब्लूप्रिंट था। ये 5 तंत्र हैं। पहला, मित्रों में संघर्ष, जो सिखाता है कि गठबंधन कैसे टूटते हैं। दूसरा, मित्रों का लाभ, ये बताता है कि दोस्त कैसे बनाए जाते हैं और रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। तीसरा, कौवे और उल्लू, जो युद्ध और रणनीति पर एक गहरा पाठ है। चौथा, लाभ की हानि, जो सिखाता है कि जो कमाया है वो कैसे हाथ से निकल जाता है। और आखिर में 5वां, बिना विचारे कार्य, जो जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के अंजाम के बारे में बताता है। तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे इसमें पर्सनल रिलेशनशिप से लेकर बड़ी-बड़ी स्ट्रेटेजिक गलतियों तक सब कुछ कवर किया गया है। पंचतंत्र की सबसे बड़ी खूबी इसके लिखने के अनोखे तरीके में है। कहानी के अंदर कहानी। इसके कैरेक्टर्स सिर्फ कुछ करते नहीं हैं, बल्कि अपनी बात साबित करने और एक दूसरे पर असर डालने के लिए कहानियां सुनाते हैं। यही वो नैरेटिव इंजन है जो इस ज्ञान को आगे बढ़ाता है। चलिए एक मिसाल से समझते हैं। एक कहानी में 2 सियार, करटक और दमनक, इस बात पर बहस कर रहे हैं कि उन्हें अपने शेर राजा के मामलों में दखल देना चाहिए या नहीं। मतलब मेन कहानी के अंदर ही एक स्ट्रैटेजिक बहस चल रही है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए एक सियार एक और छोटी कहानी सुनाता है। कहानी के अंदर एक और कहानी। और उसकी सीख क्या है? जो इंसान ऐसा काम अपने हाथ में लेता है जो उसके लिए बना ही नहीं है, वो खुद अपनी बर्बादी को दावत देता है। ठीक उस बंदर की तरह जिसने लकड़ी के लट्ठे से कील निकाल दी थी। मतलब सीख को कहानियों की परतों में लपेट कर दिया जाता है, जिससे वो यादगार और असरदार बन जाती है। पर पंचतंत्र सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इसने एक ऐसी अनोखी यात्रा की जो सरहदों और सदियों को पार कर गई। ये भारत से पूरी दुनिया तक एक साहित्यिक क्लासिक का सफर है। ये टाइमलाइन इसके शानदार सफर को दिखाती है। 200 ईसा पूर्व में भारत में अपनी शुरुआत के बाद ये व्यापार के रास्तों से 6ठी शताब्दी में ईरान की पहलवी भाषा में पहुंची, फिर 8वीं शताब्दी में अरबी में, वहां से 11वीं शताब्दी में ये ग्रीक भाषा में आई और फिर जल्द ही पूरे यूरोप में फैल गई। इसकी कहानियां पूरी दुनिया की कहानियों में घुल मिल गई। और आज पंचतंत्र का 50 से भी ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हो चुका है।
ये नंबर ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इसकी बातें कितनी यूनिवर्सल हैं और इंसान के स्वभाव के बारे में इसकी समझ कितनी गहरी है। और ये हमें सबसे जरूरी सवाल पर लाता है, ये हजारों साल पुरानी कहानियां आज भी इतनी जरूरी क्यों हैं? जवाब आसान है, क्योंकि ये कहानियां किसी पुराने जमाने की समस्याओं के बारे में नहीं है। ये तो इंसान की उन उलझनों के बारे में है जो कभी बदलते ही नहीं। जरा इस कंपैरिजन को देखिए। कहानी में एक ताकतवर शेर राजा को उसके 2 चालाक सियार मंत्री कानाफूसी करके उसके भरोसेमंद बैल दोस्त के खिलाफ भड़का देते हैं। और आज के लिए इसकी सीख कि कैसे गलत जानकारी, जलन और बुरी सलाह सबसे मजबूत रिश्तों को भी तबाह कर सकती है और बड़े बड़े लीडर्स को गिरा सकती है। बिल्कुल आज के न्यूज़रूम या बोर्डरूम जैसा ही माहौल लगता है ना? तो आखिर में सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि ये कहानियां असल में जानवरों के बारे में हैं ही नहीं। ये तो साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स और इंसानी फितरत के उलझे हुए जाल के बारे में है। जानवर तो बस एक जरिया हैं, एक पर्दा है जिनके पीछे से ये गहरी और अक्सर कड़वी सच्चाइयां हमें दिखाई जाती हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। अगर जानवरों की इन सीधी साधी कहानियों में इंसानी फितरत का इतना गहरा ज्ञान छिपा है, तो ऐसी और कितनी ही पुरानी कहानियां होंगी जिन्हें हम बस यूं ही नजरअंदाज कर रहे हैं।